नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रखर क्लासेस में। और देखा है कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वैसे हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वास्को डी गामा क्या है, भारत आ जाता है और वो भारत की खोज कर लेता है एक प्रकार से, ठीक है ना। वास्को डी गामा जो है भारत आ जाता है, ठीक है। तो ये किस रास्ते से आता है, या फिर क्या कहा जाता है कि इसने भारत की खोज किसने करी। एक क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत की खोज किसने करी, तो वो कहा जाता है भारत की खोज किसने करी, वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा नहीं, परंतु ऐसा नहीं है क्या भारत वास्को डी गामा से पहले भारत नहीं था क्या, या कि पृथ्वी पर था ही नहीं पहले से, ऐसा नहीं है। वास्को डी गामा ने भारत के रास्ते की खोज करी थी, भारत आने के रास्ते की खोज करी थी। वास्को डी गामा ने भारत आने के रास्ते की खोज करी थी। उस रास्ते को क्या कहा गया था, मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि उस रास्ते को कहा गया था केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना। अब ये भारत आ जाता है। अब सबसे पहले क्या होता है, अब हम देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने देखे थे केप ऑफ गुड होप तक हमने पढ़ लिया था कि वास्को डी गामा फाइनली किन किन सिचुएशन में भारत आ जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन आगे देखते हैं, तो हम 2 मिनट थोड़ा सा लिख देते हैं कि भारत हम पढ़ क्या रहे हैं। हम लिख देते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना। अब देखो हमने देखेंगे कि वास्को डी गामा भारत आ गया, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये अपना जो जहाजी बेड़ा है वो कहाँ पर, कालीकट में जाके कालीकट में उतारता है। कालीकट में जाकर ये अपना जहाजी बेड़ा उतारता है और वहाँ पर इसका स्वागत कौन करता है, एक राजा। कालीकट में भी ये एक जगह है, एक बंदरगाह, बहुत फेमस बंदरगाह है, उसका नाम है कपकडाबू बंदरगाह। कपकडाबू बंदरगाह पर उतरता है और ये अपना जहाजी बेड़ा कहाँ, कपकडाबू बंदरगाह पर उतारता है, कालीकट, जो कि केरल में है, ठीक है ना। जो कि कहाँ पर है, केरल में उतारता है, ठीक है ना। अब इसका स्वागत कौन करता है, ये वहाँ का जो राजा होता है, वहाँ का राजा कौन रहता है, वहाँ का राजा रहता है जमोरीन नाम का शासक। वहाँ पर जमोरीन इसका सद्भाव पूर्वक, बहुत अच्छी तरीके से सद्भाव पूर्वक इसका स्वागत करता है। क्या करता है, इसका एक स्वागत करता है और इसको बड़े अच्छे से, ये इनकी मित्रता होती है। वहाँ पर जाके इन लोगों के बीच में एक डील होती है कि भाई साहब हम यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं, हमें यहाँ से काली मिर्च मसाले वगैरह आदि हम यहाँ से ले जाना चाहते हैं। तो इन लोगों के बीच बड़ी अच्छी मित्रता होती है। तो क्या होता है कि फिर राजा को क्या चाहिए था, राजा को कुछ नहीं चाहिए था। राजा को कर वसूलने के लिए थोड़ा बहुत जो ये सामान ले जा रहे हैं, बस उसका जो टैक्स है वो मिल जाए और थोड़ा बहुत इसका मूल्य मिल जाए, जो कि क्योंकि भारत देश में तो वैसे भी वो उस चीज़ों की पैदावार बहुत ज़्यादा थी और खपत कम थी। तो भारत में वैसे भी, लेकिन दूसरे देश को जब जरूरत थी वो पैसा देकर जा रहे थे। तो कोई भी राज्य में अगर दूसरे देश का भी पैसा आएगा, अब पहले क्या होता था कि कोई भी पैसा, दूसरे देश की मुद्रा तो यहाँ पर चलती नहीं थी, तो वो लोग क्या करते थे कि लेन देन जो करते थे वो सोने चांदी के रूप में करा करते थे। तो क्या करा करते वो अपने देश से सोना लेकर आते थे और यहाँ की वस्तु लेकर सोने के बदले देकर जाते थे। इसी कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब एक्चुअल में क्या है कि यहाँ ये जमोरीन को क्या चाहिए था कि हमारा राज्य जो है, जिसका जो शासक है वो मतलब अधिक मतलब क्या बने कि अधिक शक्तिशाली बने। उसके लिए क्या चाहिए कि इसको धन चाहिए था। धन इसको कौन देके जा रहे थे, पुर्तगाली। मतलब जो भी नया व्यापारी आएगा वो यहाँ से जो वस्तु लेकर जाएगा वो क्या है, धन देकर जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता था कि जमोरीन ने इसका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करा। और कोई भी व्यक्ति अगर जाता, और एक और कारण था कि जमोरीन हिंदू शासक था एक्चुअल में। और हमने देखा कि इतने सालों से, कई हजारों सालों से हमारे देश से व्यापार कौन, अरब लोग कर रहे थे। हमारे देश से जो व्यापार कर रहे थे वो अरबी लोग कर रहे थे। अब होता क्या था कि अरबी लोग थे मुसलमान, तो उस कारण क्या होता था कि जमोरीन और अरबों के बीच बनती नहीं थी, क्योंकि अरब लोग अपने हिसाब से व्यापार करा करते थे और जमोरीन की बात वगैरह नहीं सुना करते थे। तो जमोरीन को एक थोड़ा सा अलग टाइप का लगता था। इसलिए क्या होता था कि जमोरीन ने एक प्रकार से और वास्को डी गामा को थोड़ा और सद्भाव पूर्वक इसका स्वागत करा और इससे कहा कि ठीक है, आप जो चाहें वो ले जा सकते हैं और हमें कोई आपत्ति नहीं है। और इस प्रकार से आप थोड़ा बहुत जो भी है आपका
आपका वस्तु मूल्य जो भी ये लेके जाएगा मसालों का। तो इसने क्या करा, ठीक है ये लेके गया, और जब ये लेकर गया तो ये 1498 में आया था। सुन लीजिए, ये 1498 में आया था, 1498 में आया था। और ये जब जाता है तो ये अपना जहाजी, और फिर क्या होता है कि ये क्या है कि कोई भी जब व्यक्ति दूसरे देश से जब आता है तो अपने देश की जो फेमस चीज़ें होती हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं, ये राजा के लिए लेकर जाता है। तो जैसे काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार की रहती है। तो ये जो है आपका वास्को डी गामा है, वो राजा के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आया था, जो कि इसको भेंट के रूप में ये देता है। अब देखिए कि क्या होता है कि 1498 में ये आया, और फिर ये जाता है। तो जब ये जाता है, ये अपने देश पुर्तगाल जब वापस जाता है, तो ये अपना जो व्यय है, मतलब कि इसका जो लागत आने जाने का जो इसकी जो जितनी लागत लगती है उसका वो निकालने के बाद, वो इसकी जो लागत है वो निकालने के बाद इसे कितना मुनाफा होता है, इसे 60 गुना मुनाफा होता है। कितना मुनाफा होता है? 60 गुना मुनाफा होता है। तो ये इसका जो यात्रा व्यय निकालने के बाद कितना मुनाफा होता है? यात्रा व्यय निकालने के बाद इसे कितना मुनाफा होता है? 60 गुना। मतलब कि 1 रुपये लगाकर इसे कितना मुनाफा हो जाता है? 60 रुपये का मुनाफा तो होता है। 10 रुपये लगाकर 600 रुपये का मुनाफा होता है। तो मतलब इतना बलशाली इसको। तो वो ये सब देखकर क्या होता है कि पुर्तगाल में हाहाकार मच जाती है, और पुर्तगाल के लोगों के मन में क्या है कि वो प्रोत्साहित हो जाते हैं कि हम भी पूर्वी देशों से व्यापार करेंगे। अब पूर्वी देश मतलब कि भारत, पूर्वी एशियाई देश क्या कहलाएंगे? भारत। और भारत में इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ये सब देश पूर्वी देशों में आते हैं। तो ये कहने लगे कि हम भी पूर्वी देशों से व्यापार करेंगे। अब क्या होता है कि अब आता है इसके बाद अब एक बात और है कि इन जो वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा को किसने भेजा था? मैं आपको एक बात और बता दूं कि वास्को डी गामा को भेजा था प्रिंस हेनरी ने। प्रिंस हेनरी, जिसको द नेविगेटर भी बोलते थे, नेविगेटर, द नेविगेटर, और उसको बोला करता था डॉन हेनरी भी कहा जाता था। द नेविगेटर उसकी उपाधि थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द नेविगेटर, नेविगेटर डॉन हेनरी इसका नाम था। ठीक है ना। तो ये राजा ने इन्हें भेजा था। ठीक है, पुर्तगाली अभियान के तहत। अब क्या होता है कि 1500 ईस्वी में, इसी के 2 साल बाद, अब ये जाता है ना, वहां पर बताता है कि वहां पर क्या हुआ कि राजा ने बड़ा अच्छा सद्भाव पूर्वक स्वागत किया, और वहां के मसाले वगैरह मैं लेकर आया हूँ, और फिर देखा कि इसको इतना मुनाफा हुआ। तो सब पुर्तगाल में हाहाकार मच जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो कि अब एक दिक्कत और आ जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है? एक ही दिक्कत होती है कि इसको जब ये जाता है तो क्या होता है कि जमोरीन इनका स्वागत करता है बड़े अच्छे तरीके से। जमोरीन तो इनका स्वागत करता है, लेकिन होता क्या है कि वहाँ जो बसे जो अरबवासी जो रहते हैं, जो भारत में बसे हुए जो अरबवासी रहते हैं, वो नाराज होते हैं। वो क्या खुश नहीं होते हैं कि यार ये तो हमारे नीचे काम करता था, हम इसको वस्तु बेचा करते थे, हम लाभ कमाते थे, आज ये खुद ही हमारे से बिना बताए ये क्या है कि भारत से डायरेक्ट व्यापार करने लगा। तो इनको अच्छा नहीं लगता। क्या होता है कि जब ये लौटते रहता है तो इसको ये बहुत परेशान करते हैं। कहाँ? तो ये हिंद महासागर में जब ये अपना जहाजी बेड़ा जब भर के ले जाता है तो ये अरब इसको बहुत परेशान करते हैं, और फिर ये चला जाता है। तो ये सब बातें आके उसको पुर्तगाल में बताते हैं कि यार बाकी सब तो सही था, लेकिन जो अरबवासी थे उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आता है? ठीक है, अब ये इतना हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि पुर्तगाली दूसरा अभियान, मतलब पुर्तगाली दूसरे अभियान के तहत दूसरा अभियान आ गया। अभियान कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का अभियान आया। ठीक है ना, कि भारत पूर्वी देशों से व्यापार करने का। तो क्या होता है कि 1500 ईस्वी में, कब आता है? 1500 ईस्वी में। ठीक है, 1500 ईस्वी में कौन आता है? पेड्रो, वहाँ के जो शासक होते हैं पुर्तगाल के, वो कौन किसको भेजते हैं? पेड्रो अल्वारेज केब्राल। पेड्रो अल्वारेज केब्राल। अब किसको भेजते हैं? पेड्रो अल्वारेज केब्राल को भेजते हैं,
और ये व्यक्ति क्या करता है कि ये 13 जहाजों लेकर आता है, 13 जहाज का नायक बनकर आता है, 13 जहाजों का नायक बनकर आता है भारत, ठीक है ना। अब ये क्या करता है कि इससे वास्को ड गामा कहता है कि यार वहाँ पर तो अरब लोग क्या है कि हिंद महासागर में बहुत दिक्कत करते हैं, तो ये भी कहता है कि नहीं यार देख लेंगे, हम तो 13 जहाज लेकर जा रहे हैं, पूरी सेना लेकर जा रहे हैं, खदेड़ देंगे। तो ये क्या है, इसके मन में और अलग अलग बातें थी। तो पहली बात तो इसकी ये देख रहा था कि 60 गुना मुनाफा कमाऊंगा, 13 जहाज लेकर जा रहा हूँ, बहुत सारा माल लेकर आऊंगा। तो इस प्रकार से इसकी ये तो बिल्कुल इसके मतलब व्यवहार, जो कि वास्को ड गामा व्यवहार क्या, ये तो रास्ता खोजने आया था, ये तो व्यापार करने थोड़ी ना आया था। फिर व्यापार करके जाता है भले ही, लेकिन ये तो रास्ता खोजने आया था कि पूर्वी देशों से व्यापार करने का क्या, किस प्रकार से व्यापार का रास्ता खोजा इसने। केप ऑफ गुड होप खोजा। उसके बाद फिर अगर उसको गुजराती पथ प्रदर्शक जो कि नाविक था एक क्या नाम था, अब्दुल मलिक नहीं मिलता तो ये थोड़ी ना रास्ता खोज पाता। अब्दुल मलिक थोड़ी नहीं मिलता तो अब्दुल मलिक नहीं तो इसको बताए कि यहाँ पर एक देश है, पूर्वी देश है जिसको भारत कहा जाता है। तो इसी प्रकार से तो इसको बताए। अब इसको अब्दुल मलिक नहीं बताता तो ये थोड़ी ना, तो ये तो बेसिकली ये किस मकसद से आया था, ये व्यापार के मकसद से नहीं, रास्ते खोजने के मकसद से आया था अपना वास्को ड गामा। अब ये व्यक्ति किस मकसद से आया, तो ये इसके खोज कुछ अलग ही एजेंडे थे, इसके मन में कुछ अलग ही बातें थी। तो क्या इसकी अलग बातें थी, तो पहली बात तो इसकी मन में था कि भाई जाऊंगा और क्या अरबों से लड़ाई करूंगा। तो ये 13 जहाजों में सेना भर के ले गया, 13 जहाजों में अपनी सेना भर के ले गया और अरबों से लड़ाई करनी। तो क्या ये जाता है और ये वहीं कालीकट में जाकर और क्या करता है कि इसकी लड़ाई होती है किससे, अरबों से। ये खुद भिड़ता है और अरबों से लड़ाई होती है, अरबों से युद्ध कहेंगे, अरबों से युद्ध। और कौन जीतता है, अरबों की पराजय हो जाती है, अरब हार जाते हैं। कौन हार जाते हैं, अरब हार जाते हैं। तो अरब लोग क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, ठीक है ना। 13 जहाज लेकर जाते हैं, अरब लोग जो रहते हैं वो हार जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये क्या करता है कि कालीकट वहीं पर है, कालीकट और कोचीन, ये वहाँ के ये दोनों शासक से मित्रता करता है। क्या करता है, मित्रता करता है कि भाई आपका राज्य जो है बहुत अच्छा है। और 13 जहाज भर के अपना जो काली मिर्ची और मसाले वगैरह, चीनी मिट्टी, क्या क्या चीज़ें लेके जाते हैं, जड़ी बूटी वगैरह, ये सब लेकर जाता है और अपने देश में बड़े ऊंचे मोल पर ये चीज़ें बेचा करती है, बहुत अच्छा लाभ कमाता है। तो ये चीज़ें सब लेता है। ये चीज़ें क्या है, ये सब इन दोनों से क्या है कि मित्रता करता है और कहता है कि हम आगे भी व्यापार करेंगे। तो इनकी शासक बोलते हैं हाँ ठीक है आप, क्योंकि मित्रता हो जाती है बड़ी अच्छी तरीके से। ये अपनी इधर की चीज़ें भी इनको लाके गिफ्ट में देता है। तो और क्या कहती, वस्तुओं का मूल्य भी तो देता है, जो भी सामान लेके जाता है। राजाओं को धन देता है, सोना चांदी देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस समय क्या है कि पुर्तगाल के सिक्के, पुर्तगाल की जो मुद्राएं रहेगी वो थोड़ी ना यहाँ पर चलेंगी। तो पुर्तगाल से क्या होगी, ये सोना चांदी लेकर आते हैं और यहाँ पर ये उससे एक्सचेंज किया करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि ये एक चीज, अब ये 13 जहाज से आता है, अरबों से युद्ध करता है, यहाँ से ये कालीकट और कोचीन के शासक से मित्रता कर लेता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि कालीकट और कोचीन, एक सेकंड वीडियो देख लेता हूँ। कालीकट और कोचीन के शासकों से मित्रता कर देता है, लेकिन ये जाते जाते एक चीज देख के जाता है कि यार भारत के जो मतलब राजा हैं वो आपस में ही लड़ रहे थे। इनके आपसी विवाद इतने ज़्यादा थे कि इनका जो इसके मन में देखा कि यार यहाँ के जो राजा हैं वो आपस में ही लड़ा करते हैं, कि यार इनके बहुत बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं, आपस में युद्ध कर लिया करते हैं अपने देश के अंदर ही। तो क्या होगा कि इसको बड़ा अजीब लगता है। ये देखता है कि यार इन लोगों के बीच में रहकर, इन लोगों को लड़वा कर यहाँ पर राज किया जा सकता है। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी नोटिस करके ये जाता है और अपने देश में ये बात बताता है। तो ये अपने देश में एक बात बताता है कि यार वहाँ पर जो है भारत में क्या आपसी विवाद इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ आसानी से राज किया जा सकता है। तो ये सब देखकर फिर आगे एक नीति चलेगी, पुर्तगाली नीति। तो अपन इसके बाद के देखते हैं कि ये 1500 में आए, 1500 के बाद पुर्तगाली नीति आएगी 1505 में। अब इसके बाद देखेंगे अपन इसके बाद क्या होता है। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल यहाँ से चला जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद कौन आता है, अब इसके बाद फिर एक व्यक्ति जो इससे
पहले आके गया 1498 में वास्को डी गामा, ये डबल से आ जाता है, ये पुनः एक और बार आ जाता है वास्को डी गामा, ठीक है ना। ये कब आता है? 1502 में। कब आता है? 1502 में वास्को डी गामा फिर आ जाता है, वास्को डी गामा, ठीक है ना। वास्को डी गामा डबल से आ जाता है 1502 में, 1502 में ये आता है। और ये एक और बार आएगा, ये कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ विकास वगैरह नहीं करता है, मित्रता करता है, अपना व्यापार करता है और ये वापस चला जाता है। लेकिन ये 1502 में आता है। और क्या होगा कि ये 1502 में ये दूसरी बार आता है। कौन सी बार? दूसरी बार आएगा। और ये भारत कुल 3 बार आया है ये। तो एक तो 1524 में लास्ट बार आएगा, पहली बार जो 1498 में आया, दूसरी बार 1502 में, और ये 1524 में आएगा। और ये वायसराय बनकर आएगा। क्या है? वायसराय बनकर आएगा। अभी तक वायसराय का पद नहीं है, 1505 से वायसराय का पद आएगा। अब इसके बाद अपन समझेंगे कि वायसराय का पद कब से आएगा। तो ये वायसराय बनकर आएगा और इसकी कोचीन में मृत्यु हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया, कब आया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो कहाँ पर मृत्यु होती है? कोचीन में। कब आया? वायसराय बनकर आया था आखिरी बार, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब इसके बाद क्या होता है कि 1505, ठीक है ना, ये 1502 है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद एक 1502 के बाद एक व्यक्ति और आता है। अब इसके बाद एक, तो ये आता है अल्बुकर्क। इसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क आप लिख लीजिएगा। तो अल्बुकर्क आता है और कुछ अच्छे अच्छे काम करता है भारत के लिए। तो पहली बात ये आता है और कोचीन में और कुन्नूर में, कोचीन में फैक्ट्री बनाता है और दुर्ग बनाता है। फैक्ट्री बनाता है, कोचीन में फैक्ट्री बनाता है, दुर्ग में, और एक दुर्ग भी बनाता है। दुर्ग जहाँ पर कि इनके अधिकारी और सेना रोका करते हैं, तो दुर्ग बनाता है। और ये पुर्तगालियों का पहला दुर्ग होता है। तो पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग स्थापित करता है, ठीक है ना। और एक फैक्ट्री लगाता है। कब बनाता है? ये 1503 में, ठीक है ना। ये कब आता है? 1503 में, ठीक है। फिर एक 1505 में एक और फैक्ट्री लगाता है कुन्नूर में एक और फैक्ट्री लगाता है 1505 में, ठीक है ना। तो ये ऐसे ऐसे काम करता है। फिर उसके बाद आ जाता है 1505 में, फिर ये चला जाता है। उसके बाद फिर आती है पुर्तगाली नीति। इसके बाद आती है पुर्तगाली नीति। अब पुर्तगाली नीति क्या होती है कि ये लोग अपना व्यापार, अब इसने बताया था ना कि वहाँ पर क्या होता है कि आपस में राजा लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो इनका फायदा उठाया जा सकता है। तो पुर्तगालियों ने सोचा कि एक नीति बनाई जाए कि जिसमें कि 3 वर्ष के लिए, 1505 में पुर्तगाली नीति आई, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि 1505 में आइए अपने व्यापार और एकाधिकार लाने के लिए, व्यापार और एकाधिकार मतलब कि एक तरफा राज लाने के लिए क्या किया इन लोगों ने? पुर्तगाली नीति चलाई। और पुर्तगाली नीति के तहत क्या हुआ? 3 वर्ष के लिए इनके पुर्तगाल देश से कोई भी एक वायसराय आएगा और वो यहाँ पर राज करेगा। और इनकी जो मतलब मैनेजमेंट है, इनका जो मैनेजमेंट है वो सब संभालेगा और यहाँ पर अपना राज स्थापित करेगा और पुर्तगालियों को आगे पहुँचाएगा यहाँ भारत के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या नीति चलाई 1505 में? 1505 में पुर्तगाली नीति, पुर्तगाली नीति कब आई? ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति क्या था कि 3 वर्ष के लिए इसमें लिख देते हैं वायसराय। ठीक है, 3 वर्ष के लिए क्या है कि वायसराय नियुक्त किया जाएगा। अब इसके तहत सबसे पहला वायसराय अब आता है इसके बाद, ठीक है ना। इसके बाद अब कौन आता है कि 1505 में पुर्तगाली नीति भी पता चल गई आप लोग को, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन इसको मिटाते हैं। ठीक है ना। अब आएगा, अब पहला वायसराय कौन? फ्रांसिस्को
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन आएगा 1505 में? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है ना, ये आएगा। और ये कब से? 1505 से 1509 तक यहाँ रहेगा, ठीक है ना। अब ये 1505 से क्या डबल डबल से बना दिए जाते थे कि जो कोई अच्छा राज करता था तो उन्हें आगे भी पहुँचे बुला, कुछ वहाँ पर पुर्तगाल में इनके कोई काम रहते थे, तो इस प्रकार से 1509 तक यहाँ पर भारत में रहता है। अब क्या करता है कि ये बहुत बढ़िया व्यक्ति रहता है। अब क्या करता है, ये आता है और फ्रांसिस्को अल्मेडा क्या करता है कि इसका जो उद्देश्य रहता है वो क्या रहता है कि ये दक्षिण पूर्वी एशिया के जो व्यापार है उसको सुरक्षित करने के लिए एक नीति बनाता है जिसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। इसको बोलते हैं शांत जल की नीति, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये दक्षिण पूर्वी भारत, मतलब कि ये वाला जो आपका भारत है, ये वाला जो भारत है आपका, ये वाला जो भारत है, ये यहाँ के जो व्यापार हैं, ये यहाँ के जो समुद्री जो जलीय जो भी व्यापार है, यहाँ के व्यापार को ये सुरक्षित करना चाहता है। यहाँ पर जितने भी द्वीप है यहाँ पर इन सबको सुरक्षित करना चाहता है, मतलब ये अपने अंडर लाना चाहता है। तो ये सभी से मित्रता कर लेता है यहाँ पर, और ये कहता है कि भाई साहब हम यहाँ पर हमारी नौसेना रहेगी। ये अपनी नौसेना को यहाँ पर रखता है और इन लोगों के छोटे छोटे काम जो है ये खुद कर देता है। तो इस प्रकार से सभी से मित्रता करता है और इन लोगों को अपने अंडर में लेता है और यहाँ पर राज करता है। तो क्या करता है कि इसी बात को क्या कहा गया, शांत जल की नीति, और इसको क्या कहा है, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित रखना, मतलब ये इसके अपने अंडर में रखना, सुरक्षित रखने से तात्पर्य है, ठीक है ना। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी आ गई 1505 में। अब ये और भी काम करता है, और भी कुछ काम करता है। तो ये क्या करता है, अब देखिए थोड़ा मार्कर, ठीक है ना। अब क्या करता है ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये क्या काम करता है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई के व्यापार को सुरक्षित करता है, ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आता है। और ये क्या करता है कि ये इन तीन जगहों पर अपना दुर्ग स्थापित करता है, दुर्ग जहां पर कि इनकी सेनाएं रहती है एवं इनके सेनाओं के अधिकारी जो रहा करते हैं, तो ये दुर्ग स्थापित करता है ये 3 जगहों पर। ये पूछा जाता है कि ये कहाँ पर ये दुर्ग स्थापित, ये 3 जगहों को जीत लेता है और यहाँ पर दुर्ग स्थापित कर लेता है। कहाँ पर दुर्ग स्थापित कर लेगा, ये करता है अंजा डीबा करके एक जगह है, अंजा डीबा, ये करता है कुन्नूर में, और ये करता है किबला नामक जगहों पर। क्या ये 3 जगहों पर ये अपना क्या करता है, दुर्ग स्थापित कर लेता है। अब क्या होगा कि ये सब देखकर अरबवासी देख रहे हैं, ये सब बातें क्या देख रहे हैं कि यार ये तो अपना शासन बनाए जा रहे हैं। तो क्या है कि अरबवासी भी तो भारत में ही रहते हैं, और भारत उनको पहुंचने में कितना, इतने सालों से, हजारों सालों से राज कर रहे हैं इनको। तो क्या होता है कि ये तो अपने 1500, ये कब ये अपने दुर्ग स्थापित करते हैं, ये 1505 का काम है ना इसका, ये 1505 का, ये भी 1505 का ही काम है ना। तो ये 1505 में अपने दुर्ग स्थापित करता है, ये सब अपने काम करता है, और ये 1509 तक इसका शासन रहता है। तो ये जाते जाते भी एक काम करके जाता है। अब क्या है कि ये बात उनको अच्छी नहीं लगती, क्या नाम, अरबों को ये बात अच्छी नहीं लगती, यार ये तो अपना साम्राज्य बढ़ाते जा रहे हैं भाई, ये हजारों सालों से हम रह रहे हैं, ये तो 40-50 साल में ये तो बिल्कुल फूले फले जा रहे हैं। तो देखा अरबों ने तो गुजरात, तुर्की और मिस्र, गुजरात, तुर्की और मिस्र के जो शासक होते हैं, मतलब अरबों के जो शासक होते हैं, ये इस पे हमला कर देते हैं। किस पे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पे
क्या है, हमला कर देते हैं। और क्या होता है कि गुजरात, और ये क्या करता है कि इन लोगों से युद्ध करता है और इन लोग को सबको पराजित कर देता है, इन सबको पराजित कर देता है। तो ये कब की बात है, ये है 1509 की। जाते जाते भी ये अरबों की नाक में दम करके जाते हैं। गुजरात और तुर्की और मिस्र के संयुक्त बेड़े, इनको क्या कहते हैं, संयुक्त बेड़े, संयुक्त बेड़े, संयुक्त बेड़े, गुजरात संयुक्त बेड़े को पराजित करता है, संयुक्त बेड़े को पराजित करता है। ठीक है ना। तो ये यहाँ से इसका ये चला जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति आता है। तो 1509 से एक दूसरा व्यक्ति आता है, जिसको अपन देखेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद जो आएगा वो व्यक्ति को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पुर्तगाली अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये रहता है 1509 से 1515 तक। कब से, 1509 से 1515 तक। ये वही अल्बुकर्क है जो कि 1503 में आया था वास्को डी गामा के बाद, 1503 में आया था। इसने कोचीन और कन्नूर में 3-5 में क्या करी थी, फैक्ट्री लगाई थी। कोचीन और कन्नूर में 1503 और 1505 में इसने फैक्ट्री लगा के गया था ना, और एक दुर्ग भी बना के गया था जो कि पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग था। तो ये अल्बुकर्क बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति था, ये बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति था, और इसने पुर्तगालियों के लिए बहुत किया। भारत में तो उसने बहुत किया। और इसने क्या कहा, पहले तो 2 फैक्ट्रियाँ लगा दी, पहली फैक्ट्री इसने लगाई, पहले दुर्ग इसने स्थापित करे। उसके बाद फिर क्या करता है, इसे इसलिए पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसके काम देखते हैं कि ये क्या करता है। एक सेकेंड, ठीक है ना। 1503 में ये वही व्यक्ति है जो कि 1503 में ये आया था, और इसने क्या करा था कि कोचीन और कन्नूर में फैक्ट्री लगाई थी 3-5 में। ठीक है ना। अब क्या करता है कि इसकी ये 1509 में आता है, उसकी 1510 में क्या है, इसकी नज़र पड़ती है गोवा। कहाँ पड़ती है, गोवा। इसकी नज़र पड़ती है गोवा, और गोवा का सौंदर्य बहुत ही, आपको पता ही है कि गोवा का सौंदर्य बहुत ही अच्छा है भारत में। तो इसकी नज़र जब गोवा पर पड़ती है तो ये वहाँ के शासक से गोवा को छीन लेता है, वहाँ के शासक से गोवा को छीन लेता है। वहाँ का शासक कौन था, बीजापुर का, वहाँ बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल शाह। ठीक है ना। तो क्या करता है कि ये पहली बात तो ये क्या कर देता है, बीजापुर के सुल्तान से, यूसुफ आदिल शाह से क्या करता है, गोवा छीन लेता है। फिर ये क्या करता है 1511 में इसका एक और 1511 में मलक्का। अब मलक्का कहाँ है, तो ये आपका भारत है, ये श्रीलंका के वहाँ से जुड़ा हुआ जो भी है, ये इंटरनेशनल बंदरगाह कहलाता था। इंटरनेशनल बंदरगाह है ये सबसे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो ये मलक्का पर अधिकार कर लेता है, कब, 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लेता है। यही नहीं, ये क्या करता है कि अब इसकी बारी आई है अरबों को खदेड़ने की। तो ये क्या करता है कि अरब इसके पास, भाई गुजरात, तुर्की और मिस्र के जो संयुक्त बेड़े को क्या करा था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने क्या करा था कि खदेड़ कर भगा दिया था ना, उनसे युद्ध करा था और उनको पराजित कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, तो अरब आना बंद हो गए। अब अरबों ने क्या करा,
जब अरब अल्फांसो डी अल्बुकर्क के शासन में अरब आए ही नहीं, अरब लोगों ने इससे लड़ाई नहीं करी, तो ये अरबों के पास पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? फारस की खाड़ी में पहुंच गया भाई, ये फारस की खाड़ी में पहुंच गया। फारस की खाड़ी कहाँ है आपको मैप में मैं कभी अलग से बता दूंगा। तो ये फारस की खाड़ी पहुंच गया, और फारस की खाड़ी में 1515 की बात है, ये वहाँ पर लड़ने पहुंच गया। और उनसे उनका जो मेन बंदरगाह था, होमुर्ज बंदरगाह, जिसका नाम है होमुर्ज बंदरगाह, वो छीन लिया बंदरगाह। अब सोचो क्या होने लगा, होमुर्ज बंदरगाह छीन लिया। अब सोचो भैया इनसे क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बस इनका राज हो गया। और क्या हुआ कि अब इनकी जो नौसेना, इनका डंका बजने लगा पूरे हिंद महासागर में, इनका डंका बजने लगा। और जो हिंद महासागर है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया? पुर्तगाल सागर रख दिया। जो हिंद महासागर का जो नाम था उसका नाम बदलकर क्या रख दिया? पुर्तगाल सागर रख दिया। ठीक है ना, पुर्तगाल सागर रख दिया। और इनने क्या अरबों से क्या जीत लाए? होमुर्ज बंदरगाह भी जीत लाए, होमुर्ज बंदरगाह जीत लाए। अब क्या हुआ कि इसने एक काम और करा। अब इसने क्या करा कि इसको स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाना था। इसके मन में एक और चीज़ थी कि स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाना, ईसाई धर्म का प्रचार करना और अन्य चीज़ें भी इसके दिमाग में थी। तो इसने क्या करा कि अपने देश के पुर्तगालियों को क्या करा कि भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने क्या करा कि भारतीय महिला, आप सुन लीजिए कि इसने क्या करा कि ये काम किया कि पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया और भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि इसकी जो लोकल की जो आबादी रहे वो बढ़ जाए। पुर्तगाली इसको भारत में ही मिलने लगे अधिकांश। और फिर क्या किया कि इसने क्या कर और इसने सती प्रथा को भी बंद किया। उसके जो इलाके में क्या है कि सती प्रथा को बंद किया। मतलब सती प्रथा मतलब कि जिस भी महिला के जो मतलब पति रहते थे वो ख़त्म हो जाते थे, तो उसे उसी के साथ जला दिया जाता था। तो इस पर इसने पाबंदी लगाई। और क्या किया कि इसने क्या उनका जो विवाह था, जो मतलब विधवाओं का जो विवाह था, उनने पुर्तगालियों से कराया। तो इस प्रकार के ये काम किए। तो इसे एक चीज़ और बोली जाती है, इसे बोला जाता है इसे बोला जाता है राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा, यहाँ लिख देते हैं, राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी, मतलब ये उससे पहले आया था, पूर्वगामी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने क्या सती प्रथा का बंद किया था, सती प्रथा को बंद किया था, जो कि उसके पति के, जिसका पति खत्म हो जाता था उसकी जो पत्नी रहती थी उसे उसी के साथ जला दिया जाता था। ठीक है ना, तो इसको बंद किया। तो इतने काम करे इस बंदे ने। और अब इसके बाद ना क्या होता है कि इसके बाद अब आता है, ठीक है ना, अब इसको अपन एक बार और मतलब रिवाइज कर लेते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 में आया, 1515 तक रहा, 1503 में आया था ये पहले कब आया था? 1503 में पहला दुर्ग और कुन्नूर कोचिंग में इसने 3-5 में फैक्ट्री लगाई। ये इसने 1510 में, एक साल बाद ही गोवा पर इसकी नज़र पड़ी और इसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया। फिर 1511 में, जो कि मलक्का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, वो भी इसने 1511 में पुर्तगालियों के अंडर में ले लिया। उसके बाद फिर 1515 में ये कहाँ? अरबों के पास पहुँच गया। और अरबों के पास पहुँच गया होमुर्ज बंदरगाह, जो कि फारस की खाड़ी में है। कहाँ है? फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में है। ठीक है ना, फारस की खाड़ी में है। तो ये होमुर्ज बंदरगाह इनसे जीत लाया। ठीक है ना, जीत लिया। ठीक है, इतना काम इसके साथ हुआ। और इसको राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी कहा जाता है। मैंने इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, अब अपन आगे देखते हैं कि क्या होता है। इसे मिटा देते हैं कि अब इसके बाद आता है एक बार देख लो वीडियो बन रही कि नहीं।
ठीक है ना। अब देखते हैं इसके बाद आता है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, ये कब से कब तक आता है? ये 1529 से 1538 तक रहता है। 1500। अब इसके बाद क्या है, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो शासक किया, बीच में आया था वास्को डी गामा आया था, फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो ये मतलब बहुत ही नीनो डी कुन्हा, इनके महत्वपूर्ण कार्य, इन्होंने बड़े बड़े काम किए, इसलिए अपन उसको हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब नीनो डी कुन्हा आया। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, नीनो डी कुन्हा ने, कि 1529 में आया। इसने एक साल बाद 1530 में इसने क्या किया, 1530 में इनकी जो कुन्नूर में इनका जो व्यापारिक बेड़ा था, मतलब मेन व्यापारिक केंद्र था, कहाँ था? कोचीन में इनका जो व्यापारिक केंद्र था, उनसे गोवा को स्थानांतरित कर लिया। क्या करा कि इनका जो व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र क्या बना लिया? गोवा को बना लिया। एक प्रकार से ये राजधानी है, एक प्रकार से इनकी राजधानी। अब ये राज तो कर नहीं रहे थे उस समय, ये व्यापार कर रहे थे, इसलिए ये राजधानी नहीं गई, इसको व्यापारिक केंद्र कहा गया। लेकिन इसने क्या करा, 1530 में कोचीन से गोवा में इनकी जो व्यापारिक केंद्र को स्थानांतरित कर लिया, ठीक है ना। अब ये देख रहा था कि क्या हो रहा था कि उस समय जब ये नीनो डी कुन्हा आया, तो इसने देखा, एक बात देखी कि हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच लड़ाई चल रही है। क्या चल रही है? लड़ाई चल रही है बहादुर। और इसने क्या करा कि ये 1534 में इसका फायदा उठाया। इसका फायदा उठाया। इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी। अब मुगल क्या है, अपने काम में लगे हुए थे, इनसे युद्ध में लगे हुए थे। इसका फायदा उठाया बहुत अच्छी तरीके से। उसने क्या करा कि इसने 1534 में बेसिन पर अधिकार कर लिया। ये बेसिन पर अधिकार कर लिया, मतलब जो कि बम्बई के पास है, बेसिन पर अधिकार कर लिया। फिर इसके एक साल बाद 1535 में दीव पर अधिकार, दमन और दीव है ना आपके, ठीक है ना, दमन और दीव पर अधिकार कर लिया। ये भी बड़ा खतरनाक व्यक्ति था, ठीक है ना। दमन और दीव पर अधिकार कर लिया, तो इसने भी बड़े बड़े काम करे हैं ऐसे। अब इसके बाद एक और व्यक्ति आता है 1538 तक रहता है। और इसके बाद क्या है कि इसकी नीनो डी कुन्हा इसका नाम था। इसने क्या करा कि 1530 में कोचीन से गोवा अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया, स्थानांतरित कर लिया, जो कि वही अल्बुकर्क ने जीता था ना। अल्बुकर्क ने जीता था 1511 में। वो कोचीन गोवा, उसी को बीजापुर के सुल्तान से 1511 में जीता था ना, उसी को व्यापारिक केंद्र बना लिया। उसके बाद फिर हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच युद्ध चल रहा था। उसका लाभ उठाकर 1534 में बेसिन पर अधिकार कर लिया और 1535 में दीप पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद एक व्यक्ति और आता है, इसके बाद आता है गार्सिया द नरहुआ। 1538 में ये व्यक्ति आता है। 1538 में गार्सिया द नरोना, ठीक है ना, गार्सिया द नरोहा, ये इसको हटा दीजिए, गार्सिया द नरोहा, ठीक है ना। गार्सिया द नरोहा नामक एक व्यक्ति आता है वायसराय बनकर पुर्तगाल से 1538 में, ठीक है ना। अब ये क्या करता है कि ये सबसे बड़ी विजय हासिल करता है पुर्तगाली शासक में। ये सबसे बड़ी विजय हासिल करता है, सबसे बड़ी विजय हासिल करता है, भारत में विजय हासिल करता है। ये क्या करता है कि इतनी जगहों पर अपने व्यापारिक केंद्र कोठी बना लेता है। कहाँ कहाँ पर बना लेता है? ये बनाता है कोचीन में अपनी व्यापारिक कोठी, और भी ब्रांच खोलता है, ठीक है ना। सालसेट, बम्बई,
कोचीन, सालसेट, बम्बई, हुगली, मद्रास, हुगली, मद्रास, सेंट थॉमस और चोल, ये इतनी जगहों पर अपनी क्या है ब्रांचें खोल लेता है। मतलब कि ये अधिकार नहीं करता है, ये एक प्रकार से अधिकार नहीं करता है, लेकिन क्या है कि अपनी एक, जैसे कि किसी भी जगह पे शासन करके थोड़ी ना अपनी दुकान चलाई जा सकती है। क्या है कि शासन करके थोड़ी ना दुकान चलाई जा सकती है, तो एक प्रकार से अपनी अपनी ब्रांचें खोल लेता है। और पुर्तगालियों के जो व्यापार, ये हुगली, अरे हुगली पहुंच गया भैया, ये क्या बंगाल भी पहुंच गया। ये बंगाल मतलब कि दक्षिण भारत का जितना भी एरिया है सब जगह तो उसने कवर कर लिया पुर्तगालियों ने, हर जगह। तो क्या है कि इनका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया। फिर क्या किया इसने, हर जगह अपने व्यापारिक केंद्र बना लिए। व्यापारिक केंद्र मतलब कोठी, और जहां से व्यापार हुआ करता था इनका। फिर उसने क्या करा, उसके थोड़े कुछ ही समय बाद इसने श्रीलंका जीत लिया। श्रीलंका उस समय श्रीलंका को सिलोंग कहा जाता था, सिलोंग कहा जाता था। और श्रीलंका के भी काफी सारे बंदरगाह इसने अपने अंडर में कर लिए। फिर इसने क्या करा कि दमन जो कि हाँ, इसमें एक चीज और भूल गया कि दमन पर भी इसकी कोठी थी। तो ये दमन क्या है, इसके अब यहाँ पर तो ये सारी जगहों पर तो राज नहीं कर रहे हैं, लेकिन दमन को इसने 1561 में पूरी तरह जीत लिया। और यहाँ से क्या हुआ कि दमन को इसने पूरी तरह से जीत लिया। अब क्या हुआ कि पूरे भारत में उत्तर भारत को छोड़कर इनका राज हो गया। हर जगह पुर्तगाली का डंका बजने लगा। अब इस समय जब कि गार्सिया द नरोहा है इनके पास, इसके बाद 1538 से 1561 तक क्या हुआ कि इनके पास 50 भारत में 50 दुर्ग और 100 से ज़्यादा जहाजी बेड़े हो गए। जहाजी बेड़े मतलब कि 1000 जहाज, 500 जहाजी बेड़े जो कि अलग अलग जा सकते थे। इनकी इतनी सेनाएं हो गई थी भारत के अंदर। अब इसके बाद होगा इनका पतन। अब इसके बाद क्या होगा, इनका पतन। यहाँ से ये इनका राज अपन ने मतलब आज पढ़ लिया है। अब इसका कल देखेंगे कि इनका पतन किस प्रकार होता है। ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।